Hello everyone, myself Rahul Dixit and I welcome you all on our YouTube channel E-ज्ञान स्कूल। आज हम 12th केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही डिस्कस करने वाले हैं फिर से, और ये शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर रहेगा क्योंकि सारी चीज़ें हमने लगभग डिस्कस कर ली है। एक ही टॉपिक हमारा बचा हुआ था कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं, वही आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कॉमर्शियल सेल या बैटरी के बारे में पढ़ते थे, जो इस बार हटा दिया गया है, रिड्यूस सिलेबस में आ गया है वो बैटरी, और जो कॉमर्शियल सेल का पोर्शन था प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल, वो इस बार हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हम केवल आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होते क्या है, और दो लॉ हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। पहला लॉ है फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है मेरा फैराडे का सेकंड लॉ है ना। दो ही लॉ हमें यहाँ डिस्कस करना है क्या वो, तो देखें। जब मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था आपसे, तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये है कोई, और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है जिसमें एक कैथोड है, जिसमें क्या है कैथोड है और दूसरी क्या है एनोड। एक कैथोड है, दूसरी क्या है एनोड है। तो जैसे ही मैं क्या करता था, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करता था, मैंने बैटरी से कनेक्ट करा चीज़ों को, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करा तो कैटायन कैथोड की तरफ जाते थे और एनायन एनोड की तरफ। तो ये तो मैंने सीख लिया था लास्ट लेक्चर में कि कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा और एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन कितनी अमाउंट में बनेगा। ये जो कैटायन यहाँ पर इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ है, जाकर इकट्ठा हुआ है, कितनी अमाउंट में हुआ है, वही कौन बताता है हमें, वो एक्सप्लेन करते हैं फैराडे के लॉ। ठीक है, तो बात करते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है और फैराडे का सेकंड लॉ क्या है। तो टॉपिक है हमारा आज का फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, दो ही लॉ डिस्कस करना है। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ की बात करूँ, ये क्या एक्सप्लेन करता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कि हाउ मच अमाउंट ऑफ आयंस प्रोड्यूस एट अ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। तो पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा फैराडे फर्स्ट लॉ के बारे में। है क्या वो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो एक्सप्लेन करता है कि जो डिपॉजिट होने वाली अमाउंट है वो डिपेंड करती है चार्ज फ्लो पर। आप इलेक्ट्रोलाइटिक, सपोज ये मेरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट बड़ा हुआ है, मैंने इन चीज़ों को बैटरी से कनेक्ट किए हुआ है, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इसके अंदर जो डिपॉजिट होने वाली अमाउंट है, जो कैटायन और एनायन डिपॉजिट हो रहे हैं एट कैथोड एट एनोड, वो डिपेंड करती है कि आप इसके अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहे हैं। किस पर डिपेंड करती है, चार्ज पर, मतलब क्यू पर। जितना ज़्यादा चार्ज आप फ्लो करेंगे उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में क्या होंगी, अमाउंट डिपॉजिट होगी। मतलब डिपॉजिट होने वाली जो अमाउंट है वो किस पर डिपेंड करती है, जो आप चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं आप फर्स्ट लॉ में, द वेट ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी इलेक्ट्रोलाइट द वेट डिपॉजिट, ये लिखना, द वेट डिपॉजिट ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लो।
जितना ज़्यादा चार्ज आप फ्लो करेंगे, जो डिपॉजिट होने वाली अमाउंट है वो उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर मैं कहूँ कि डिपॉजिट होने वाली अमाउंट कितनी है, W है, तो वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगी, Q पर। किस पर डिपेंड करेगी, चार्ज पर। Q क्या है यहाँ पर, Q आपका चार्ज है, और चार्ज की वैल्यू क्या होती है, करंट इनटू टाइम। Q इक्वल टू क्या होता है मेरा, IT। ठीक है, तो मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यहाँ से हटाता हूँ और Z एक इंट्रोड्यूस करता हूँ, ZQ, और W इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, Z, और Q की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, IT। W इक्वल टू ZIT। Z क्या है यहाँ पर, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, मोलिकुलर इक्विवेलेंट वेट, जो आपको निकालना सिखा रखा है, नॉर्मेलिटी में पढ़ा होगा आपने, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट वैसे ही निकालोगे आप, और अपोन में फैराडे कांस्टेंट, अपोन में क्या लोगे आप यहाँ, फैराडे कांस्टेंट, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F से। तो Z की वैल्यू तो मैं ऐसे निकालूंगा। तो क्या कहा मैंने कि जो डिपॉजिट होने वाली अमाउंट है W, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, चार्ज के। चार्ज क्या होता है आपका, करंट इनटू टाइम। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया हमने, Z इंट्रोड्यूस किया। Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसकी कैसे और इक्विवेलेंट इसे निकालते कैसे हैं, इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या, फैराडे कांस्टेंट। इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना आता है, कैसे निकालोगे, जो भी आपका मोलिकुलर वेट होगा उसको आप वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दोगे। सारी चीज़ें जो नॉर्मेलिटी आपने पढ़ी थी, नॉर्मेलिटी में आपको निकालना सिखाया जाता है कि आप इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। क्लियर। तो इसमें अब मैं बात करूंगा कि फैराडे कांस्टेंट का मतलब क्या है। देखिए फैराडे की वैल्यू होती है 96,500 कूलम्ब पर मोल। इसका मतलब क्या है, पहले मैं ये बात करूंगा, उससे आगे आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो फैराडे का फर्स्ट लॉ का न्यूमेरिकल है। देखिए फैराडे का मतलब होता है, जो फैराडे कांस्टेंट है, जो फैराडे कांस्टेंट है F, उसकी वैल्यू होती है मेरी 96,500 कूलम्ब पर मोल। और फैराडे कांस्टेंट का मतलब होता है द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसे ही क्या बोलूँगा मैं, फैराडे कांस्टेंट बोलूँगा। ये ध्यान रखना, वैल्यू इतनी है। और फैराडे कांस्टेंट का मतलब क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज क्या, फैराडे कांस्टेंट। क्लियर। अब बात करता हूँ इसके न्यूमेरिकल की, किस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको डील करने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, पहले क्वेश्चन की मैं बात करूँगा यहाँ पर रिगार्डिंग टू द फैराडेज फर्स्ट लॉ। देखिए क्वेश्चन है क्या, वो क्वेश्चन है मेरे पास, उसने कहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट when 5 ampere current, when 5 ampere current used for 1 hour to electrolyte CuSO4 सॉल्यूशन, और उसने दिया हुआ है मुझे एटॉमिक वेट ऑफ Cu, उसने दिया हुआ है 63.5 ग्राम, ये मुझे दिया हुआ है। ठीक, वो कह रहा है कि मैं कॉपर, उस कॉपर की अमाउंट डिपॉजिट करूं जब मैंने 5 एम्पेयर के करंट को 1 घंटे तक
किस में यूज करा है, CuSO4 सॉल्यूशन में मैंने फ्लो किया है। तो मुझे कॉपर की अमाउंट बताएं कि कॉपर की कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी, कहाँ, कॉपर कहाँ डिपॉजिट होगा, कॉपर पे प्लस चार्ज होगा तो कहाँ डिपॉजिट होगा, वो कैथोड के ऊपर। देखिए करेंगे कैसे। अगर मैं CuSO4 की बात करूं, CuSO4 में जो कॉपर है उस पर +2 चार्ज होता है, क्योंकि अगर मैं CuSO4 की बात करूं तो जब ये आयोनाइज होगा तो +2 बनाएगा और SO4 -2 बनाएगा। मुझे कॉपर बताना है कि कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ। तो कॉपर कैसे डिपॉजिट होगा, Cu+2 की बात करूं तो ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर में। बोलो किस में चेंज होगा, ये कॉपर में। तो अगर मैं कॉपर की बात करूं तो इसका एटॉमिक वेट कितना है, 63.5 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, कितना ग्राम दिया हुआ है, 63.5 ग्राम। तो मैं कहने लगूं अगर आपसे, अब देखिए इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है आपको, इसमें I दिया हुआ है कितना, 5 एम्पियर, आपको T दिया हुआ है 1 आवर, इसे सेकंड में चेंज कर लें, 60 मिनट 60 सेकंड कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड। अगर मैं यहाँ से Q निकालना चाहूँ तो Q क्या होगा, I की वैल्यू कितनी है, 5 है, ये कितना है आपका, इतना है, ये कितना आ जाएगा, 18,000 बोलो कूलाम। इतना चार्ज है मेरे पास। तो आप ये बताओ, देखें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, इसका मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, 2, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1 फैराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, 2 फैराडे। मतलब 2 फैराडे चार्ज कितने ग्राम कॉपर को डिपॉजिट कर रहा है, 63.5 ग्राम को। ये 63.5 ग्राम क्यों लिया, क्योंकि ये कॉपर का क्या है, ये कॉपर का एटॉमिक वेट है। अगर मैं 1 मोल की बात करता हूँ, देखिए 2 चीज़ होती हैं, 1 मोल, अगर मैं 1 मोल की बात कर रहा हूँ तो एटम का एटॉमिक वेट लूंगा। अगर मैं 1 मोल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ तो मैं उसका मोलर मास लूंगा, क्योंकि मोलर मास का क्या मतलब होता है, 1 मोल मास, 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसे क्या बोलता हूँ मैं, मोलर मास। तो यहाँ पर एटम है तो एटम का एटॉमिक वेट कितना है, 63.5 ग्राम। तो मैं आपसे बोलूँगा कि जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उतने ही फैराडे चार्ज है यहाँ पर। अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना है, 2 फैराडे चार्ज है। तो 2 फैराडे चार्ज कितने ग्राम कॉपर को डिपॉजिट कर रहा है, 63.5 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट कर रहा है। और हमारे क्वेश्चन में हमें चार्ज कितना दिया हुआ है, 18,000 कूलाम। तो 18,000 कूलाम कितने ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करेगा, वही उसने पूछा है कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो देखें कैलकुलेट करें आप इसे कैसे करेंगे। मैं आपसे बोलूंगा कि 2 फैराडे चार्ज डिपॉजिट कितने ग्राम कॉपर को कर रहा है, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, मतलब Cu। चार्ज कितना है हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 18,000 कूलाम। तो 18,000 चार्ज डिपॉजिट कितने ग्राम कॉपर को करेगा। जो चीज़ यहाँ होती है उसे हम लिखते हैं मल्टीप्लाई में, ये वाली वैल्यू लिखते हैं, और डिवाइड में क्या लिखते हैं आप, जो वैल्यू यहाँ होती है, मतलब 2 फैराडे। एफ की वैल्यू कितनी है, 96,500। तो जब मैं इसे सोल्व करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करूँगा इसे, तो ये आता है मेरा 5.8 ग्राम या 5.9 ग्राम के आसपास। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि 2 फैराडे चार्ज 63.5 ग्राम को डिपॉजिट कर रहा है। तो जितना मेरा चार्ज है, जितना मुझे क्वेश्चन में चार्ज दिया हुआ है वो कितना है, 18,000। तो 18,000 कूलाम चार्ज कितने ग्राम कॉपर को करेगा, तो कितने को करेगा, 5.8 ग्राम। जैसे आप ये कैलकुलेशन ऐसे है, जैसे आप पहले निकालते थे कि 5 पेंसिल 10 की हैं तो 20 पेंसिल कितने की होंगी, उसी तरीके से आपने सोल्व करा है ये कि 2 फैराडे चार्ज इतने ग्राम कॉपर को डिपॉजिट कर रहा है, तो 18,000 कूलाम कितने ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करेगा, उसी तरीके से मैंने निकाला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, फैराडे लॉ फर्स्ट, जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है उसके। क्लियर। ये किसका क्वेश्चन था, फैराडे के फर्स्ट लॉ का। एक क्वेश्चन हम और करना चाहेंगे, ठीक, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको फैराडे चार्ज लेना है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर 2 फैराडे। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें कह रहा है कि हाउ मैनी कूलाम्स आर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में पूछ रहा है वो
कि हाउ मैनी कूलम, चार्ज पूछा है इस बार, हाउ मैनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मैनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम, 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, when the electrode reaction is, ठीक। रिएक्शन आपको दी हुई है Al+3 और प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या डिपॉजिट हो रहा है Al, और Al का एटॉमिक वेट मुझे दिया हुआ है, Al का एटॉमिक वेट मुझे दिया हुआ है 27 ग्राम, 27 ग्राम। क्लियर? तो यह एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट ऑफ एल्युमिनियम, वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना है 27 ग्राम है। वो मेरे से कह रहा है कि 40.5 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज की मुझे ज़रूरत होगी। तो देखें, अगर मुझे इस इक्वेशन की हेल्प से अगर मैं बात करूं तो एल्युमिनियम कितना है 27 ग्राम है उसका एटॉमिक वेट। तो जो 27 ग्राम एल्यूमिनियम है वो कितने फैराडे चार्ज से डिपॉजिट हो रहा है 3 फैराडे चार्ज से। अगर मैं आपसे बोलूं कि 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट कितने चार्ज से हो रहा है वो डिपॉजिट, जितने इलेक्ट्रॉन है मतलब 3 फैराडे चार्ज से, 3 फैराडे चार्ज से। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास है कितना एल्यूमिनियम 40.5 ग्राम, तो मैं क्या बोलूँगा कि 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट बाय कितने चार्ज से होगा। तो जो चीज़ यहाँ होती है वो मल्टीप्लाई में आती है, 3 फैराडे इंटू ये लिखोगे आप 40.5 लिखोगे, और जो वैल्यू यहाँ होती है वो नीचे आती है। क्लियर? तो फैराडे की वैल्यू रख दो 3 इंटू 96,500 इंटू 40.5 अपॉन में 27, ये वैल्यू आएगी आपकी 434250। सोल्व होके इतनी आएगी क्या कूलम, इतना चार्ज आया मेरे पास। इसे थोड़ा और तरीके से लिख दें आप, तो इसे लिख सकता हूँ मैं 4.3 इंटू 10⁵ क्या कूलम। तो इसी तरीके से बहुत आसान न्यूमेरिकल है इसके। मैंने क्या कहा कि जो एटॉमिक वेट है इतने इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एटॉमिक वेट जितना होगा उतने ग्राम को कितना फैराडे चार्ज डिपॉजिट करेगा जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब 27 ग्राम को डिपॉजिट करेगा कितने फैराडे चार्ज 3 फैराडे, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फैराडे, 2 पे 2 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर 3 फैराडे चार्ज होगा। जबकि मुझे कितना डिपॉजिट करना है 40.5 डिपॉजिट करना है, तो कितना करेगा इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। कितना आ गया मेरे पास 4.3 इंटू 10⁵ ग्राम। क्लियर? इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा फैराडे के सेकंड लॉ के बारे में। फैराडे का सेकंड लॉ है क्या और उस पर किस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब है मेरे पास फैराडे सेकंड लॉ। देखिए फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब मैं एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आपस में कनेक्ट करता हूँ इन सीरीज, और कनेक्ट करने के बाद सेम चार्ज फ्लो करता हूँ, तो जो डिपॉजिट होने वाला वेट है वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहा मैंने आपसे कहा कि मेरे पास क्या है मेरे पास 2 सेल हैं। इस बार क्या किया है मैंने 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, इसमें एक इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है। ये दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मेरे पास क्या है ये है।
ठीक, जिसमें कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, जिसमें एक इलेक्ट्रोड ये है, दूसरी इलेक्ट्रोड क्या है आपकी ये है। मैंने कहा इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस है, इस पर माइनस है, इस पे प्लस है। इन्हें मैंने एक सीरीज में कनेक्ट किया है। सीरीज में कैसे? मैं इसे इससे कनेक्ट कर देता हूँ और मैं इसे इससे कनेक्ट कर देता हूँ। और कंडीशन क्या है? मैं दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चार्ज क्या कर रहा हूँ? सेम फ्लो कर रहा हूँ। चार्ज क्या है? दोनों में सेम फ्लो हो रहा है। कंडीशन है किसकी? फैराडे सेकंड लॉ की। क्या ये लॉ कहता है कि व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर कनेक्टेड in a series, then connected in a series and same charge flow, then the deposit weight is directly proportional to the equivalent weight। क्लियर? तो ये था क्या मेरा फैराडे का सेकंड लॉ। क्या कहा मैंने कि मैंने दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट करा, सेम चार्ज फ्लो करा, तो उन जो वेट डिपॉजिट होने वाला वेट था वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हुआ? इक्विवेलेंट वेट के। देखो कैसे, सपोज मैंने कहा इसमें डिपॉजिट होने वाले W1 है और इसमें डिपॉजिट होने वाला वेट कितना है? W2। आप जानते हैं कि जो W है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज के। यहाँ से भी W2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? चार्ज के। ठीक, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसे लिख सकता हूँ W1 इक्वल टू, मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, Z1 लगाऊंगा। क्यों? दोनों में सेम है, चार्ज को क्यों ही रखूंगा मैं। W2 की बात करूँ तो क्या रखूंगा मैं? Z2 रखूंगा और चार्ज मैं क्यों ही रखूंगा। इसे मानता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे मानता हूँ मैं इक्वेशन सेकेंड। मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो W1 अपॉन W2 क्या आ जाता है मेरा? W1 अपॉन W2 आ जाता है मेरा Z1 अपॉन Z2। एक तो ये आ जाता है। अगर मैं इसे आगे सोल्व करना चाहूँ, W1 अपॉन W2 की क्या आ गया मेरा? Z1 अपॉन Z2। W1 अपॉन W2 आया मेरा Z1 अपॉन Z2। और आप जानते हैं Z क्या होता है? आप जानते हैं Z होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट। तो W1 अपॉन W2 इक्विवेलेंट वेट Z1 का क्या होगा? E1 और अपॉन में क्या लेंगे आप? फैराडे कांस्टेंट अपॉन Z2 का इक्विवेलेंट वेट मैंने माना E2, ये क्या होगा? फैराडे कांस्टेंट। F से F कट गया तो W1 अपॉन W2 क्या आया मेरा? E1 अपॉन E2। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि जो W1 है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? E1 से, और जो W2 है वो किससे रिलेटेड है? E2 से। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि जो W1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E1 के, और जो W2 है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? E2 के। तो क्या मिला आपको? आपने देखा कि जो डिपॉजिट होने वाला वेट था वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हुआ? इक्विवेलेंट वेट के। तो ये क्या था मेरा? फैराडे का सेकेंड लॉ था। एप्लीकेबल कब है? जब मैं वन और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कनेक्ट करूँगा इन अ सीरीज और सेम चार्ज फ्लो करूंगा। ठीक है, कंडीशन कम से कम दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आपने सीरीज में कनेक्ट किया हो, ये कंडीशन है, सेम चार्ज फ्लो करा हो, तभी एप्लीकेबल होगा आपका क्या? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर? इसके बाद फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन है मेरे पास। देखिए क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में वो कह क्या रहा है? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। देखिए वो कह रहा है कि मेरे पास 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है
3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं A, B एंड C, जो कंटेन करते हैं कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट ऑफ जिंक सल्फेट, मतलब ZnSO4 कंटेन करता है ए सेल जो है। बी सेल आपकी सिल्वर नाइट्रेट कंटेन करती है AgNO3, और जो सी सेल है वो कंटेन करती है आपकी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, है ना। रेस्पेक्टिवली वर कनेक्टेड इन अ सीरीज, और तीनों सेल कनेक्टेड है किसमें, एक सीरीज में कनेक्ट है। और वो कह रहा है आगे ए स्टडी ऑफ करंट, कितना ऑफ 1.50 एम्पियर was passed through then until 1.45 gram of silver deposit at the cathode, ऑफ सेल बी में वो इतना करंट फ्लो कर रहा है। और क्या क्या पूछ रहा है, पहला वो पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, मतलब कितने टाइम के लिए करंट फ्लो किया जाए, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि वाट वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक, गेट डिपॉजिट। और ये पूछ रहा है कि कितना जिंक डिपॉजिट हुआ है और कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ है, कितना जिंक डिपॉजिट हुआ है और कितना कॉपर। ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है। यहाँ पर देखें क्या क्या चीज़ दी हुई है। उसने कहा मेरे पास 3 सेल हैं A, B और C है, जो क्या कंटेन करते हैं, ZnSO4 सॉल्यूशन है, एक में AgNO3 है और एक में CuSO4 है। और क्या कर रहा है कि 1.5 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है, कब तक, जब तक 1.45 ग्राम ऑफ Ag डिपॉजिट ना हो जाए। ठीक है, क्यों, कौन सी सेल में, B सेल में। तो 2 चीज़ पूछ रहा है कि कितने टाइम के लिए करंट फ्लो करूं और वेट ऑफ कॉपर और Zn कितना डिपॉजिट होगा। तो देखें क्या क्या चीज़ें हम यहाँ निकाल सकते हैं। पहले करेंगे कैसे, मुझे 3 चीज़ें दी हुई हैं। मुझे Ag का, जो Ag है उसका एटॉमिक वेट दिया हुआ है, एटॉमिक वेट Ag का मुझे दिया हुआ है 108 ग्राम। मुझे एटॉमिक वेट Zn का दिया हुआ है 65.3 ग्राम। और मुझे एटॉमिक वेट कॉपर का दिया हुआ है 63.5 ग्राम। देखो सेल बी के लिए डाटा दिया हुआ है, एक तो करंट दिया हुआ है और उसकी अमाउंट दी हुई है, कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। मैं उससे क्या क्या चीज़ निकालता हूँ, पहले ये देखें आप। उसने कहा कि मैं सेल बी है मेरे पास, जिसमें क्या है, Ag है और Ag डिपॉजिट हो रहा है। और Ag डिपॉजिट कैसे होगा बताओ, Ag पे +1 होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, वो Ag बना लेगा। क्या कहा उसने इसमें, उसने ये 108 ग्राम होता है। बोलो ये कितना होता है मेरा, 108 ग्राम। अब आप एक बात बताओ कि 108 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए मुझे कितना फैराडे चार्ज लगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 फैराडे चार्ज लगा होगा। बोलो, तो मैं लिखूंगा कि 108 ग्राम ऑफ Ag डिपॉजिट बाय कितने चार्ज से होगा, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 फैराडे चार्ज।
1 फैराडे चार्ज लगा। लेकिन वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कह रहा है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है 1.45 ग्राम। कितने ग्राम सिल्वर ले रहा है वो, 1.45 ग्राम ऑफ एजी डिपॉजिट बाई कितने फैराडे चार्ज से हो रहा है। मैं देख लेता हूँ कितने ग्राम ले रहा है वो सिल्वर को, 1.45, ठीक है। 1.45 ग्राम ऑफ एजी डिपॉजिट कितने से होगा, 108 ग्राम इतने से हो रहा है, तो 1.45 ग्राम कैसे होगा, जो चीज़ यहाँ होती है उसे इंटू मल्टीप्लाई इंटू 1 फैराडे की मल्टीप्लाई और अपोन में क्या आ जाएगा 108। अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो 1.45 फैराडे की वैल्यू 96,500 और अपोन में 108। ठीक, तो अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो मेरा चार्ज आएगा इतने कुलाम चार्ज आ जाएगा ये। इसका मतलब क्या है कि 1.45 ग्राम कितने चार्ज से डिपॉजिट हो रहा है, 1295.6 कुलाम से डिपॉजिट हो रहा है मेरा कितने ग्राम, 1.45 ग्राम। क्यों, क्योंकि मेरा 108 ग्राम कितने से हो रहा था, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब 1 फैराडे चार्ज से। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास क्यू की वैल्यू आ गई, मुझे चार्ज पता चल गया क्यू, और उसने मुझे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में क्यू मैंने यहाँ से निकाल लिया। क्यू कितना आया मेरा 1295.6 कुलाम। उसने मुझे आई दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है उसने मुझे, आई दिया हुआ उसने मुझे 1.5 एम्पियर 1.50 एम्पियर दिया हुआ है। और मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने टाइम के लिए मैं फ्लो करूंगा। तो मैं जानता हूँ कि Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है मेरा आई टी। आई कितना है मेरा 1.50, T मुझे निकालना है, Q मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो मेरा T क्या आ जाएगा, T इक्वल टू आ जाएगा 1.50। अगर मैं इसे सोल्व करूँगा तो T आएगा मेरा क्या 863 सेकेंड। T कितना आएगा 863 सेकेंड। तो मैंने क्या कर लिया, पहला तो क्वेश्चन सोल्व कर लिया कि कितने टाइम के लिए मैं उस करंट को फ्लो करूंगा। कैसे निकाला मैंने, पहले मैंने चार्ज की वैल्यू निकाली, मुझे आई दिया हुआ था, चार्ज निकाल लिया, आई और क्यू मुझे पता चल गई, तो मैंने क्या निकाल लिया टी। तो ये तो पहला क्वेश्चन है जो उसने पूछा था कि हाउ डिड लॉन्ग द करंट फ्लो, कितने टाइम के लिए मैं करंट को फ्लो करूँ। दूसरा वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना अमाउंट में जेडन डिपोजिट हुआ है और कितनी अमाउंट में क्या डिपोजिट हुआ है मेरा कॉपर। तो देखो अगर मैं Zn की बात करूं तो Zn पर चार्ज कितना होता है +2, तो जब वो डिपॉजिट होगा कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा Zn। Zn का एटॉमिक वेट कितना है 65.3 ग्राम। अब आप एक बात बताओ कि 65.3 ग्राम जो जिंक है वो कितने फैराडे चार्ज से डिपॉजिट हो रहा है, 2 फैराडे चार्ज से, जबकि हमारे पास चार्ज कितना आया है, क्योंकि 20 देखिए 20 सेल में चार्ज आया था मेरा कितना 1295.6। लेकिन ये जो सेल है वो सीरीज में कनेक्ट हैं आपस में, ए बी और सी सीरीज, सी सेल जो है वो आपस में कनेक्टेड है ना सीरीज। और मैंने आपको बताया था फैराडे के सेकंड लॉ में कि जब आपकी जो सेल है वो सीरीज में कनेक्ट होंगी तो जो चार्ज एक सेल में होगा वही चार्ज दूसरी सेल में होगा। अगर मैंने बी सेल का चार्ज अभी कैलकुलेट करा 1295.6, उतना ही चार्ज ए सेल में होगा और उतना ही चार्ज सी सेल में होगा। ठीक है, तो 65.3 ग्राम जो जिंक है ग्राम ऑफ Zn कितने चार्ज से डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट बाय कितने चार्ज से 2 फैराडे से, या हम ऐसे लिख सकते हैं सॉरी, जो 2 फैराडे चार्ज है 2 फैराडे चार्ज कितने ग्राम जिंक को डिपॉजिट कर रहा है, 2 फैराडे चार्ज डिपॉजिट कितने ग्राम को 65.3 ग्राम को ऑफ जिंक को डिपॉजिट कर रहा है। लेकिन मेरे पास चार्ज कितना है, मेरे पास चार्ज है कितना 1295.6, चार्ज कितने ग्राम को डिपॉजिट करेगा निकाल लें। 65.3 जो चीज़ यहाँ होती है वो मल्टीप्लाई में आएगी और अपोन में क्या लोगे आप 2 फैराडे, फैराडे की वैल्यू रख दो 96,500। जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो ये आएगा मेरा 0.438 ग्राम। इतने ग्राम जिंक डिपॉजिट होगा कितने चार्ज से, इतने चार्ज से, क्योंकि 2 फैराडे चार्ज से इतना हो रहा था और मेरे अकॉर्डिंग चार्ज कितना है 1295.6, उससे कितना होगा 0.438 ग्राम होगा। तो ये तो बात हुई किसकी, जिंक वाले की। ऐसे ही अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर पे भी +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कितने में
कॉपर में। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 63.5 ग्राम होता है। तो मैं क्या कहूँगा आपसे कि 2 फैराडे चार्ज, इसे भी 2 फैराडे चार्ज कर रहा है, बोलो 2 फैराडे चार्ज कितने ग्राम कॉपर को कर रहा है 63.5 ग्राम को। तो क्या बोलूँगा मैं 2 फैराडे चार्ज डिपॉजिट कितने ग्राम कॉपर को कर रहा है 63.5 ग्राम कॉपर को कर रहा है। और मेरे अकॉर्डिंग चार्ज कितना है, क्योंकि चार्ज सेम होगा तीनों सेल में, क्यों, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है। बोलो तो इतना जो चार्ज है मेरा वो कितने ग्राम को करेगा 63.5 इंटू, और अपोन में क्या आएगा यहाँ पर 2 इंटू 96,500। जब मैं इसे सोल्व करता हूँ तो वो आता है मेरा 0.426 ग्राम। तो ये क्वेश्चन किसका था, ये क्वेश्चन था फैराडे सेकंड लॉ का। क्या चीज़ याद रखनी है आपको कि जब मैं फैराडे सेकंड लॉ के क्वेश्चन करूंगा तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल को मैं किस में कनेक्ट करूंगा सीरीज में, और जब सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो सभी सेल में चार्ज क्या होगा सेम होगा, जैसे हमने इस क्वेश्चन में लिया है। ठीक, तो ये था मेरा फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ क्या बताता है आपको कि कितनी अमाउंट डिपॉजिट हुई है, क्योंकि इससे जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने किया था कि जो कैटायन है वो कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होता है और जो एनायन है वो एनोड पर जाकर डिपॉजिट होता है, लेकिन कितनी अमाउंट में होता है वो किसने एक्सप्लेन करा, वो एक्सप्लेन करा फैराडे के फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ने। 2 लॉ हमने डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से भी। ठीक है, तो और क्वेश्चन इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है इसके, ना ही इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन है भाई। इतना ध्यान रखना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1 फैराडे होता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 2 फैराडे होगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 3 फैराडे होगा। इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो अब जो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक था, इसके अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको कोई भी प्रॉब्लम रह गई है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि 7 या 8 या 9 लेक्चर हो गए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, सारी ही चीज़ें मैंने अच्छे से कवर की हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ या कोई डाउट या कोई टॉपिक रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बता सकते हैं, है ना। और इसके रिगार्डिंग जो भी आपके देखिए, जब सारे कोर्स पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं, तो हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चलाएँगे अपने चैनल पर, और वो सीरीज़ तभी चलाएंगे जब आप लोग हमें सपोर्ट करोगे, क्योंकि आप लोगों से ही हमें मोटिवेट होना है, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करोगे हम मोटिवेट होंगे और हम आपके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, तो मैं अपने लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गया आपका। अब जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो चलेगा हमारा केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस।